नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, जो 2023 में लागू हुई। इसके कुछ खास प्रावधानों को समझने की कोशिश करेंगे आज। नमस्कार। जी हाँ, बीएनएस ने कई बदलाव लाए हैं और उन्हें समझना जरूरी है। हमारे पास एक ऑडियो बुक के कुछ हिस्से हैं। इनमें ना बीएनएस के तहत जो अलग-अलग अपराध हैं, उन पर कुछ मल्टीपल चॉइस सवाल और जवाब दिए गए हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प तरीका है समझने का। हाँ, तो हमने सोचा कि इन्हीं सवालों और जवाबों को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि बीएनएस के कुछ खास पहलू क्या हैं और उनके पीछे कानून क्या सोचता है। बिल्कुल, ये सवाल हमें गाइड करेंगे कि किन बारीकियों पर ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मामला ही उकसावे और साजिश से जुड़ा है। ठीक है। मान लीजिए कोई ए है, वो एक बच्चे को उकसाता है कि जेड के खाने में जहर मिला दे। बच्चा बेचारा गलती से जेड की जगह वाई के खाने में जहर मिला देता है। सवाल ये है कि क्या ए को वाई के खिलाफ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ये एक क्लासिक सवाल है। हाँ। बिल्कुल ठहराया जा सकता है, पर इसमें एक पेंच है। अच्छा, क्या इसमें पेच है? शर्त ये है कि बच्चा ए के उकसावे पर ही काम कर रहा था, ये तो साफ है, लेकिन साथ ही वाई को जहर देना उस उकसावे का एक संभावित परिणाम, मतलब प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था या नहीं। संभावित परिणाम ये थोड़ा और समझाएंगी। मतलब निशाना भले ही जेड था, पर अगर वाई को नुकसान होने का भी चांस था उस सिचुएशन में, तो ए फंस जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि इरादा क्या था, वो ये भी देखता है कि उस माहौल में क्या कोई आम समझ वाला इंसान सोच सकता था कि अरे ऐसा भी हो सकता है। हाँ, अगर जवाब हाँ है तो जिम्मेदारी बनती है। हाँ। इसी से जुड़ा एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए ए बी को उकसाता है कि जेड का घर जला दो। बी घर जला देता है, लेकिन साथ में चोरी भी कर लेता है। अब बताइए, क्या ए चोरी के लिए भी जिम्मेदार होगा? पिछले वाले तर्क से सोचूं तो शायद नहीं, क्योंकि घर जलाना अलग बात है, चोरी अलग। चोरी शायद जलाने का संभावित परिणाम न लगे। बिल्कुल सही, आप एकदम सही दिशा में सोच रहे हैं। इस केस में ए चोरी के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि चोरी एक अलग, एक इंडिपेंडेंट काम था। वो घर जलाने का सीधा या संभावित नतीजा नहीं था। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि चोरी भी प्लान का हिस्सा थी, या जलाने की वजह से चोरी करना बहुत आसान हो गया और ये सोचा जा सकता था पहले से, तब शायद बात अलग हो। पर आमतौर पर ये दो अलग अपराध हैं। तो ये संभावित परिणाम वाली बात तय करती है कि उकसाने वाले की हद कहाँ तक है। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि एक ही उकसावे के लिए कई सजा मिले? हाँ, हो सकता है। बीएनएस की धारा 52 इसी बारे में है। इसे कहते हैं संचयी सजा या क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। संचयी सजा। जी, ये तब लगती है जब उकसावे से जो काम हुआ वो उकसाए गए काम के अलावा भी कुछ और था, और वो अपने आप में एक अलग अपराध बनता है। मतलब एक तीर से कई निशाने लग गए और वो सब निशाने अपराध थे और कहीं ना कहीं मूल उकसावे से जुड़े थे या उसके संभावित परिणाम थे। तो उकसाने वाले को उन सब के लिए सजा मिल सकती है। बाप रे, ये तो काफी गंभीर है। और अगर उकसाने वाले को पता हो कि उसके कहने पर जो होगा वो बहुत खतरनाक हो सकता है, जैसे मौत। मान लीजिए ए ने बी को जेड को बस गंभीर चोट पहुंचाने को कहा, पर जेड मर गया, क्या ए पर हत्या का केस चलेगा? यहाँ मामला ज्ञान यानी नॉलेज पर आ जाता है। बीएनएस की धारा 53 कहती है, ए हत्या के लिए तभी जिम्मेदार होगा जब ए को ये पता था, उसे ये अंदाजा था कि जिस गंभीर चोट के लिए वो उकसा रहा है उससे मौत होने की संभावना है। अच्छा, सिर्फ उकसाना काफी नहीं, ये पता होना भी जरूरी है कि नतीजा मौत हो सकता है। हाँ, अगर उसे इस खतरे का अंदाजा था तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ चोट तक नहीं रुकेगी, वो हत्या तक जाएगी। समझ गया। तो इरादा, संभावित परिणाम और ज्ञान, ये तीन चीजें उकसावे के मामलों में बहुत मायने रखती हैं। चलिए अब थोड़ा विषय बदलते हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन पर आते हैं। बीएनएस में इनके लिए क्या खास है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक सवाल है, बलात्कार की परिभाषा से जुड़ा। धारा 63 के हिसाब से कौन सी स्थिति रेप नहीं मानी जाएगी? एक ऑप्शन दिया है, महिला शारीरिक रूप से विरोध नहीं करती लेकिन मौखिक रूप से सहमति दे चुकी है। हाँ, ये सही है। दिए गए विकल्पों में अगर महिला ने मौखिक रूप से मतलब बोलकर सहमति दी है और वो सहमति असली है, यानी बिना किसी डर, धोखे या दबाव के दी गई है, तो सिर्फ इसलिए कि उसने शारीरिक विरोध नहीं किया वो रेप नहीं माना जाएगा। तो मतलब मेन बात सहमति का ना होना है। बिल्कुल।
बलात्कार का मूल तत्व ही सहमति का अभाव है। अब सहमति कैसे दी गई या नहीं दी गई, यह हर केस के फैक्ट्स पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, असली मौखिक सहमति एक अहम बचाव हो सकता है। इसी धारा 63 में वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप का भी जिक्र आता है। क्या बीएनएस के तहत अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करता है तो उसे रेप माना जा सकता है? देखिए, बीएनएस के तहत सामान्य स्थितियों में इसे बलात्कार नहीं माना जाता। एक शर्त है कि पत्नी की उम्र 18 साल से कम ना हो। ये एक कानूनी स्थिति है जिस पर काफी बहस भी होती रही है, पर संहिता में फिलहाल यही प्रावधान है। अच्छा, और अगर कोई अपने पद का गलत इस्तेमाल करे, जैसे कोई पुलिस वाला अपने इलाके में रेप करे, तो क्या सजा ज्यादा सख्त है? जी हाँ, बिल्कुल। धारा 64 कहती है कि ऐसी स्थिति में कम से कम सजा 10 साल की सख्त कैद होगी। 10 साल न्यूनतम? हाँ, कानून ये मानता है कि जो लोग सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, अगर वही ऐसा घिनौना काम करें तो सजा ज्यादा कड़ी होनी चाहिए। ये भरोसे को तोड़ने जैसा है। सही बात है। और गैंग रेप के मामले में क्या प्रावधान है? धारा 70 के तहत अगर 18 साल से ज्यादा उम्र की महिला के साथ गैंगरेप होता है तो हर दोषी को कम से कम 20 साल की सख्त सजा होगी। इसे समाज के खिलाफ एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। 20 साल न्यूनतम, ये वाकई सख्त है। अच्छा, बीएनएस में एक और स्थिति है, धारा 69। अगर कोई आदमी शादी का झूठा वादा करके, मतलब शादी करने का कोई इरादा नहीं है, और इस धोखे से किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, तो उसका क्या होगा? ये भी एक दंडनीय अपराध है। ऐसे आदमी को 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। तो यहां भी सहमति का मुद्दा है? बिल्कुल। कानून यहाँ ये कह रहा है कि धोखे से ली गई सहमति असली सहमति नहीं है और इसे सजा मिलनी चाहिए। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ शारीरिक जबरदस्ती को ही नहीं, बल्कि धोखे और विश्वासघात को भी गंभीरता से लेता है। अब बात करते हैं दहेज हत्या यानी डाउरी डेथ की। धारा 80 के तहत ये अपराध कब माना जाता है? इसमें वो शादी के कितने साल वाली शर्त है? 7 साल। अगर किसी औरत की शादी के 7 साल के अंदर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मौत हो जाती है और ये साबित हो जाता है कि मौत से ठीक पहले उसे दहेज के लिए तंग किया गया था, प्रताड़ित किया गया था, तो उसे कानूनन दहेज हत्या माना जाता है। 7 साल के अंदर? ये समय सीमा क्यों रखी गई? ये प्रावधान इसलिए लाया गया क्योंकि देखा गया था कि शादी के शुरुआती सालों में ऐसी घटनाएं ज्यादा होती थीं। समझ गया। महिलाओं की निजता और सुरक्षा से जुड़े कुछ और अपराध भी हैं शायद, जैसे दृश्यरतिकता और पीछा करना। ये क्या है? हाँ, वॉयरिज्म और स्टॉकिंग। धारा 77 है दृश्यरतिकता के लिए। इसका मतलब है किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना उसके निजी पलों में देखना या उसकी तस्वीरें लेना, जब वो ऐसी जगह हो जहां उसे प्राइवेसी की उम्मीद हो। ये सीधा सीधा निजता पर हमला है। और पीछा करना, स्टॉकिंग? वो है धारा 78। स्टॉकिंग तब होता है जब कोई आदमी किसी महिला के मना करने के साफ इशारों के बावजूद बार बार उसका पीछा करता है, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या इंटरनेट पर उस पर नजर रखता है। ये लगातार तंग करने का एक पैटर्न है जिसे कानून अपराध मानता है। ये प्रावधान दिखाते हैं कि कानून कैसे बदलती सामाजिक जरूरतों और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को भी ध्यान में रख रहा है। बिल्कुल, ये जरूरी भी है। चलिए, अब जरा मानव शरीर पर असर डालने वाले गंभीर अपराधों की तरफ चलते हैं, जैसे मानववध और चोट। ये सदोष मानववध, कल्पेबल होमिसाइड और हत्या, मर्डर में क्या फर्क है? ये अक्सर कंफ्यूज करता है। हाँ, ये थोड़ा जटिल है पर बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। देखिए, हर हत्या सदोष मानववध होती है, पर हर सदोष मानववध हत्या नहीं होता। अच्छा, कैसे? सदोष मानववध हत्या नहीं माना जाता अगर वो कुछ खास एक्सेप्शंस में आता है। धारा 101 में एक ऐसा ही अपवाद है जब मौत बिना सोचे समझे अचानक हुए झगड़े में गुस्से में आकर कर दी जाए। शर्त यह है कि ऐसा करते हुए कोई गलत फायदा न उठाया गया हो और ना ही क्रूर तरीके से काम किया गया हो। इसे अचानक झगड़ा या सडन फाइट वाला अपवाद कहते हैं। तो मतलब अगर अचानक झगड़ा हुआ और गुस्से में कुछ हो गया तो वो हत्या नहीं मानी जाएगी? हाँ, अगर बाकी शर्तें पूरी हों। इसमें इरादे और प्री प्लानिंग की कमी होती है जो इसे हत्या से अलग करती है। ठीक है। और अगर कोई पहले से ही उम्र कैद काट रहा हो और फिर जेल में हत्या कर दे, तब क्या? धारा 104 इस बारे में है। ऐसे व्यक्ति के लिए सजा बहुत बहुत सख्त है, या तो मौत की सजा या फिर आजीवन कारावास,
जिसका मतलब होगा उस व्यक्ति की बाकी बची पूरी जिंदगी जेल में। कानून ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से लेता है। जाहिर है। अच्छा, आजकल सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले भी बहुत बढ़ गए हैं। बीएनएस में हिट एंड रन के लिए क्या कोई खास सजा है? हाँ है, धारा 106। अगर कोई लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है और फिर पुलिस या मैजिस्ट्रेट को बताए बिना भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। 10 साल तक? ये ज्यादा है क्या सामान्य लापरवाही से मौत के मामले से? हाँ, ये उन मामलों से ज्यादा है जहां व्यक्ति भागता नहीं है। इसका मकसद यही है कि लोग जिम्मेदारी लें, भागे नहीं। ठीक है। और गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट किसे कहते हैं? क्या सिर्फ हड्डी टूटना ही गंभीर चोट है? हड्डी या दांत का टूटना या अपनी जगह से हिल जाना, जिसे डिसलोकेशन कहते हैं, वो गंभीर चोट है। ये धारा 116 में बताया गया है। और इसके अलावा? हाँ, और भी कई चीजें हैं, जैसे आंखों की रोशनी का परमानेंट चला जाना, सुनने की शक्ति का परमानेंट खत्म हो जाना, चेहरे या सिर का परमानेंटली बिगड़ जाना, या शरीर के किसी अंग या जोड़ की ताकत का परमानेंटली नष्ट हो जाना। ये सब गंभीर चोट की कैटेगरी में आते हैं। समझ गया। और तेजाब फेंकने जैसे भयानक अपराध, उसके लिए क्या है? धारा 124 खास तौर पर तेजाब हमले से गंभीर चोट पहुंचाने के मामलों को देखती है। इसमें कम से कम सजा 10 साल की कैद है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ में जुर्माना भी होगा। जुर्माना कितना? जुर्माना इतना होना चाहिए कि वो विक्टिम के इलाज का खर्चा पूरा कर सके। ये दिखाता है कि कानून ऐसे घिनौने अपराधों के प्रति कितना सख्त है। बिल्कुल। अब जरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े अपराधों पर आते हैं, जैसे व्यापहरण, किडनैपिंग और अपहरण, एब्डक्शन। इनमें क्या मेन फर्क है? लोग अक्सर इन शब्दों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये आम कन्फ्यूजन है, पर कानून में मतलब अलग है। देखिए, धारा 137 है विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यापहरण। इसमें क्या होता है, किसी नाबालिग को, मतलब आमतौर पे 16 साल से कम का लड़का या 18 साल से कम की लड़की या किसी विकृत चित्त व्यक्ति को उसके लीगल गार्डियन की मर्जी के बिना उसकी देखरेख से ले जाना या बहलाना फुसलाना शामिल है। यहाँ उम्र और गार्डियन की सहमति बहुत जरूरी है। तो ये बच्चों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से जुड़ा है? हाँ, मुख्य रूप से। इसका एक और प्रकार है भारत से व्यापहरण, मतलब किसी को उसकी मर्जी के बिना भारत से बाहर ले जाना। ठीक है, ये हुआ व्यापहरण। और अपहरण? अपहरण यानी एब्डक्शन, जो धारा 135 में है, वो किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ हो सकता है। इसमें किसी को बलपूर्वक, मतलब जबरदस्ती या धोखे से कहीं जाने के लिए मजबूर करना शामिल है। तो मुख्य अंतर क्या हुआ? मुख्य अंतर ये है, व्यापहरण में पीड़ित की उम्र या उसकी गार्डियनशिप अहम है, जबकि अपहरण में जबरदस्ती या धोखा। दूसरा, व्यापहरण अपने आप में एक पूरा अपराध है, जबकि अपहरण अक्सर किसी और अपराध को करने के इरादे से किया जाता है, जैसे फिरौती मांगना या हत्या करना, और उसकी सजा उस इरादे पर निर्भर करती है। अच्छा, अब ये फर्क साफ हुआ। व्यापहरण उम्र गार्डियनशिप से जुड़ा है और अपने आप में अपराध है, जबकि अपहरण जबरदस्ती धोखे से कहीं ले जाना है और अक्सर किसी और इरादे से जुड़ा होता है। बिल्कुल। बीएनएस में मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर भी प्रावधान है। क्या तस्करी के अपराध में पीड़ित की सहमति कोई मायने रखती है? अगर कोई कहे कि मैं तो अपनी मर्जी से गया था? धारा 143 के हिसाब से नहीं। अगर तस्करी के लिए धमकी, बल, धोखाधड़ी, धोखे, पद के गलत इस्तेमाल या लालच जैसे तरीकों का इस्तेमाल हुआ है, तो पीड़ित की सहमति का कोई मतलब नहीं रह जाता। कानून मानता है कि ऐसी हालत में दी गई सहमति असली सहमति हो ही नहीं सकती। ये बहुत अहम बात है, खासकर जो लोग कमजोर होते हैं उनके शोषण के मामलों में। जी हाँ। चलिए अब दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं, राज्य के खिलाफ होने वाले अपराधों को देखते हैं। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर अपराध की क्या सजा है? धारा 147 के तहत ये राज्य के खिलाफ सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। इसकी सजा है मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और साथ में जुर्माना भी। मृत्युदंड या आजीवन कारावास काफी गंभीर, लेकिन क्या सरकार की नीतियों की आलोचना करना भी अपराध माना जा सकता है? आजकल ये सवाल बहुत उठता है। नहीं, धारा 152 इस बात को साफ करती है। अगर आप कानूनी तरीकों से सरकारी नीतियों में बदलाव लाना चाहते हैं और इसके लिए उनकी डिसअप्रूवल यानी नापसंदीगी जाहिर करते हैं, तो वो अपराध नहीं है। तो फिर सीमा कहाँ है? महत्वपूर्ण यह है कि आलोचना शांतिपूर्ण हो। उसका मकसद हिंसा भड़काना, अलगाववाद फैलाना या देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाना ना हो। एक लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार सुरक्षित है, बशर्ते वो कानून के दायरे में हो।
ठीक है। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी जैसे कोई जेलर जानबूझकर किसी युद्ध कैदी को भागने दे? धारा 156 के अनुसार ये एक गंभीर अपराध है। ऐसे लोक सेवक को आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। ये अपनी ड्यूटी के प्रति घोर लापरवाही और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ माना जाता है। और जाहिर है। आखिर में जरा सेना से जुड़े अपराधों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर सेना में विद्रोह के लिए उकसाया जाए और मान लीजिए विद्रोह हो भी जाए तो क्या सजा है? धारा 160 के तहत इसकी सजा बहुत ही गंभीर है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की कैद और जुर्माना। मृत्युदंड तक? हाँ, सशस्त्र बलों में अनुशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। इसलिए ऐसे अपराधों से बहुत सख्ती से निपटा जाता है। समझ गया। और अगर कोई सेना से भागे हुए सैनिक को, जिसे डिजर्टर कहते हैं, छिपाता है या पनाह देता है, क्या ये भी अपराध है? हाँ, धारा 164 ऐसे भगोड़े को शरण देने को दंडित करती है, लेकिन इसमें एक छूट है। छूट? कैसी छूट? अगर शरण देने वाला व्यक्ति उस भगोड़े का पति या पत्नी है तो उसे सजा नहीं मिलती। ये एक तरह से पारिवारिक रिश्ते को दी गई विशेष रियायत है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो हमने आज बीएनएस के कई अलग अलग पहलू देखे, उकसावे के सिद्धांत से लेकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, मानववध के फर्क, किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग के नियम और राज्य और सेना से जुड़े अपराधों तक। इन सब बातचीत से क्या निचोड़ निकलता है? देखिए, मुख्य बात जो उभर कर आ रही है वो ये है कि बीएनएस अपराधों को परिभाषित करने और सजा तय करने में कई बातों पर गौर करता है। जैसे अपराध करने वाले का इरादा क्या था, उसे किस बात का ज्ञान था, किस संदर्भ में अपराध हुआ, जैसे क्या वो कोई लोक सेवक था, और उसके काम का नतीजा क्या निकला। हाँ, हमने देखा कैसे संभावित परिणाम जिम्मेदारी तय करता है। बिल्कुल। या कैसे ज्ञान का होना या न होना हत्या और सदोष मानव वध के बीच फर्क कर सकता है। इसी तरह व्यपहरण और अपहरण जैसे शब्दों के कानूनी मतलब अलग है। ये सब बारीकियां समझना जरूरी है ताकि हमें कानूनी ढांचे की एक साफ तस्वीर मिल सके। सही कहा। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ हाँ या ना में नहीं देखता, बल्कि हर स्थिति की अपनी जटिलताओं को समझने की कोशिश करता है। हर धारा के पीछे कोई न कोई तर्क और मकसद छिपा है। जी। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, इन कानूनों और उनके पीछे की सोच को जानने के बाद क्या समाज में अपराध रोकने के लिए सिर्फ कानून का डर काफी है, या फिर एक नागरिक के तौर पर हमारी अपनी जागरूकता, हमारी अपनी जिम्मेदारी की भी कोई भूमिका हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत अहम सवाल है ये। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।